पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर की IMRE सब्जेक्ट का थर्ड लेसन। देखिए, थर्ड लेसन को आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपका जो कि कंप्लीट करा दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद एक वीडियो और लेक्चर और आएगा और उसमें आपका जो कि है थर्ड लेसन पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इतने दिनों से जो कि है एक हफ्ते से वीडियो लगभग नहीं आ रही है, तो जो कि ये तबीयत सही ना होने के कारण से आपकी वीडियो नहीं आ पा रही थी। और जितने स्टूडेंट्स को जो कि डाउट है EEE सेकंड को लेकर, EEE सेकंड के बहुत ही बेहतरीन नोट्स आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। और EEE सेकंड 2 से 3 दिन में इंटरनल बारिंग वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। कल या परसों में आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के हम आएंगे जिसमें कि इंटरनल बारिंग से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन इंटरनल बारिंग के कर सकेंगे। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय से पहले आपका कोर्स हम कंप्लीट करा देंगे, तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। जल्दी ही ब्रह्मास्त्र सीरीज भी आपकी स्टार्ट होने वाली है और रिवीजन भी आपका स्टार्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं पर जो कि सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है आपका परमिट टू वर्क और आपका वर्क परमिट। इसके पहले वाले टॉपिक हम इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जो कि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर आप लोग देख लें। अब देखिए, इसमें हमारा आता है क्या, वर्क परमिट एक लिखित रिकॉर्ड है। सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि आपका वर्क परमिट होता क्या है। तो देखिए, वर्क परमिट एक लिखित रिकॉर्ड होता है जो अधिकृत व्यक्ति द्वारा आपके निर्देशक समय सीमा के लिए एक विशिष्ट कार्य की अनुमति देता है। उदाहरण में समझें, देखिए आपका वर्क परमिट क्या होता है, किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा आपके निर्दिष्ट समय मतलब कि एक निश्चित समय सीमा के लिए एक विशिष्ट कार्य के लिए दी गई अनुमति ही हमारा क्या कहलाता है, वर्क परमिट कहलाता है। देखिए, मान के चलिए जैसे हमने किसी इंसान की कह दी क्या हमने जो कि आपको समुदाय पर 2 साल के लिए जो कि रखा है, इसका हम क्या बना दे, वर्क परमिट बना दे। तो किसी भी इंसान को किसी एक निश्चित समय सीमा के लिए एक विशेष कार्य की अनुमति देना ही हमारा वर्क परमिट कहलाता है। अब इसको हम उदाहरण में समझते हैं क्या, एक इंडस्ट्री में बहुत सारे कार्य होते हैं। कुछ कार्य जो कि है नॉन आपके रूटीन होते हैं तथा कुछ कार्य आपके कैसे होते हैं, खतरनाक माने जाते हैं। कुछ कार्य कैसे होते हैं, आपके नॉन रूटीन आपके होते हैं तथा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें खतरनाक माना जाता है, जैसे वेल्डिंग आदि। तो इसके लिए आपके मैनेजमेंट एक सेफ्टी ऑफिसर तैयार कर देता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि खतरनाक जो कि है कार्यों के लिए जो कि परमिट दे, खतरनाक कार्यों के लिए परमिट दे। और आपके जो नॉन रूटीन कार्य होते हैं उनके लिए भी क्या करता है, परमिट जो कि जारी करता है। परमिट टू वर्क एक सिस्टम होता है जहाँ पर एक ऑथराइज आपके पर्सन किसी काम को करने के लिए किसी जो कि है कितनी बार जो कि करना है, कितनी देर के लिए करना है, ठीक, आपके इंस्ट्रक्शन के साथ आपके परमिट इश्यू करता है। क्या करता है, मतलब कि किसी भी इंसान को बताना कि आपको क्या काम करना है और कितनी देर के लिए करना है, कितने समय के लिए करना है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका परमिट टू वर्क कहते हैं। अब सम पॉइंट इसमें देखिए, कुछ आपके पॉइंट लिखे हैं क्या, सेफ्टी ऑफिसर के लिए वर्क परमिट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। PTW आपका परमिट टू वर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अनुमति जो कि है लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हमको अनुमति जो कि उसमें लेनी पड़ती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि किसी भी ऐसा काम जिसमें खतरा हो या दुर्घटना की संभावना हो, ठीक, तो उस काम को करने के लिए हमें लिखित रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। यह सुरक्षा उद्देश्य के लिए होता है। उस डॉक्यूमेंट में सुरक्षा संबंधी सभी बिंदुओं को अंकित किया जाता है, सभी पॉइंट को जो कि उसमें लिखा जाता है। अब आता है टाइप ऑफ वर्क परमिट। तो देखिए नेचर ऑफ हैजर्ड्स मतलब कि आपकी प्रकृति के खतरे के आधार पर इसे 3 आपके कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक। पहला होता है आपका हॉट वर्क, ऐसा कोई काम जिसमें जो कि है फ्लेम, हीट और आपकी स्पार्क निकलती है, मतलब कि ऐसे काम जिसमें से चिंगारी, आपकी जो कि है आँच या फिर गर्माहट निकलती है जिससे आग लगने की संभावना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉट वर्क कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके वेल्डिंग, कटिंग और आपके ग्राइंडिंग ETC। यह भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कई चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि आपका देखिए इस तरह से जो कि डॉक्यूमेंट होता है। हॉट वर्क आपके परमिट, यहाँ पर लिखा होता है एरिया ऑफ हॉट वर्क और यहाँ पर लिखा होता है आपका वर्क टू बी आपके डन।
इसके लिए कोई आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। इसके लिए कई इम्पोर्टेंट जो कि है इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, मतलब कि कई महत्वपूर्ण आदेश दिए रहते हैं। सामान्यतः हॉट वर्क परमिट 24 घंटे के लिए इशू किया जाता है। जो आपका हॉट वर्क परमिट होता है ये केवल 24 घंटे के लिए ही जारी किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है क्या, कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट देखिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, और तीसरा आता है हमारा दो ही आते हैं, ठीक, हॉट वर्क और आपका कोल्ड वर्क। अब कोल्ड वर्क में क्या होता है, यह हॉट वर्क परमिट का उल्टा होता है, मतलब कि जस्ट उसका अपोजिट होता है। एग्जाम्पल के जो कि है खुदाई के लिए, आपके पेंटिंग के लिए, आपके कैस्टिंग ईटीसी, इसका कलर मार्क जो कि है ब्लू होता है। इसका कलर मार्क किससे हम प्रदर्शित करते हैं, ब्लू कलर से प्रदर्शित इसको करते हैं, ठीक। अब इसमें जो कि हाई रिस्क कितना होता है आपका, ऑरेंज है, आपके हैवी, आपकी लिफिंग, आपके स्टैकिंग, और आपके इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट जैसे कि आपके हाई वोल्टेज जोन आदि में जो कि इसका उपयोग करते हैं, आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अरेंजिंग ऑफ शटडाउन पर्सनली। देखिए जब लाइन में कोई दोष आ जाता है अथवा मरम्मत की आवश्यकता होती है, मतलब कि मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, तो वह स्थान एवं प्रारूप निश्चित करने के बाद लाइन में शटडाउन किया जाता है। देखिए किसी भी अगर लाइन में हमारा फॉल्ट आ जाता है तो उस लाइन को क्या कर देते हैं, शटडाउन कर देते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं। शटडाउन लेने से पहले विद्युत विभाग को एक अपना प्रार्थना पत्र लिखना होता है, मतलब कि आपकी किसी भी लाइन को बंद करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। इसके बाद उस लाइन को सप्लाई से अलग कर दिया जाता है। अब समझ गए आप, देखिए किसी भी लाइन अगर उसमें सप्लाई हमको बंद करनी है तो उसको हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक विद्युत विभाग को प्रार्थना पत्र लिखना होगा, ठीक। इसके बाद उस लाइन को सप्लाई से अलग कर दिया जाता है, साथ ही साथ उस फीडर के उपभोक्ता को पहले से सूचना भी देना पड़ता है कि शटडाउन समय कितनी देर तक रहेगा, मतलब कि हमको सूचना देनी पड़ती है कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जो कि हमारी लाइन को शटडाउन कर दो, हमारा जो कुछ काम जो कि होना है उस पर वो हो जाता है। इसके बाद शटडाउन लेने के बाद एक मोटे चेन का प्रयोग अर्थिंग के लिए किया जाता है। क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान दें यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, शटडाउन करने के बाद एक मोटी चेन का प्रयोग अर्थिंग के लिए करेंगे, इसलिए इसे अर्थिंग चेन कहते हैं। अब अर्थिंग चेन क्या होती है, मान के चलिए हमारी ये लाइन है, हमारी इसमें जो कि यहाँ पर फॉल्ट आ गया, अब हमें इसको शटडाउन करना है। शटडाउन करने के बाद हम इसको यहाँ पर एक चेन से जोड़ देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, बाई चांस अगर इसमें सप्लाई आ जाती है तो अर्थिंग वाली चेन से आपकी पूरी जो करंट है कहाँ पर चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा लाइन चालक को शॉर्ट सर्किट करके खम्भे के साथ भू संपर्कित किया जाता है, ताकि चालकों का संयोजन पृथ्वी से बना रहे, ठीक। अब इसमें हम आगे लिखेंगे क्या, जिस फीडर पर मेंटेनेंस या फॉल्ट को दूर करने का कार्य किया जाता है, उस फीडर को डेट करके, मतलब कि उस फीडर को क्या करके, बंद करके उपकेंद्र पर फीडर के परिपथ वियोजन के आगे एक बोर्ड लगा दिया जाता है, जिस पर लिखा होता है कि इस लाइन पर कार्य चल रहा है, ठीक। इस तरह से आप लोगों ने जो कि देखा होगा। इसके बाद हमारा आएगा क्या, शटडाउन करने की प्रक्रिया। तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम जानेंगे कि जिस व्यक्ति को शटडाउन जो कि क्या लेना होता है, वह अपने ऑफिसर को आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखता है। माना वह फॉर्म ए भरता है, उसके बाद फॉर्म बी भरता है। फॉर्म बी में आपके ऑफिसर इंचार्ज उस व्यक्ति को आपके शटडाउन की अनुमति देता है। फॉर्म ए में क्या होता है, विद्युत सप्लाई बंद करने के लिए। फॉर्म बी भरा जाता है कार्य करने की आज्ञा हेतु आपके सर्टिफिकेट, और फॉर्म सी भरा जाता है लाइन क्लियर आपके सर्टिफिकेट, ठीक। यह प्रक्रिया टेलीफोन द्वारा भी किया जाता है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। क्या है हमारा, पेट्रोलिंग एंड आपका विजुअली इंस्पेक्शन आपके ऑफलाइन। लाइन का दृश्य निरीक्षण व पेट्रोलिंग, ठीक। लाइन का दृश्य निरीक्षण व आपकी क्या, पेट्रोलिंग। देखिए निगरानी रखने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा लाइन की नियमित निरीक्षण किया जाता है, मतलब कि समय समय पर उसको क्या किया जाता है, आपके जो कि उसको चेक किया जाता है, जिससे आपके क्या कहते हैं, पेट्रोलिंग कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलिंग कहते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए क्या देखेंगे आगे, इसमें आगे हम लिखेंगे क्या कि निगरानी रखने के लिए सुरक्षा गार्ड द्वारा किसी क्षेत्र की नियमित यात्रा को पेट्रोलिंग कहा जाता है। ओवरहेड लाइन का गश्ती दल द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है।
तथा गश्ती दल आपके दृश्य निरीक्षण करके मुख्य बातें आपके निरीक्षण नोटबुक में लिख देता है या लिख लेता है। ठीक, आपका लिखने के बाद क्या होता है, ओवरहेड लाइन का पेट्रोलिंग तथा दृश्य निरीक्षण दो प्रकार से करते हैं। पहला होता है क्या, फ्रॉम ग्राउंड और आपका फ्रॉम पोल टैप। अब देखिए पेट्रोलिंग का निम्न उद्देश्य होता है आपके संपत्ति की देखभाल करना, दूसरा होता है सही ग्राउंडिंग रिपोर्ट प्राप्त करना, तीसरा होता है लाइन को सुरक्षित तथा दुर्घटना सहित बनाए रखना। अब पेट्रोलिंग की अवधि 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए और पेट्रोलिंग तथा निरीक्षण के दौरान सही गलत रिपोर्टिंग बनानी चाहिए, मतलब कि उसका सही या गलत रिपोर्टिंग जो उसकी है तो उसकी निरीक्षण है उसकी हमें क्या देखरेख करनी चाहिए। अब पॉइंट टू बी नोटेड ड्यूरिंग पेट्रोलिंग फॉर आपके क्या ग्राउंड, तो जब पैदल गश्ती दल का मतलब समझें आप, जो गश्त लगाते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ की निगरानी करने वालों को हम क्या कहते हैं, गश्त कहते हैं, गश्ती दल। जब पैदल गश्ती दल द्वारा निरीक्षण करना हो तो निम्न पॉइंट को नोट करना चाहिए। पहला, खम्भों से संबंधित कौन कौन से हैं, खम्भे का तिरछा या झुका होना, खम्भे की नींव का धंस जाना, मतलब कि खम्भा आपका झुका तो नहीं है, ठीक, तिरछा तो नहीं है, आपके खम्भे की नींव जो कि धंस तो नहीं गई। इसके बाद खम्भे के भूतल पर जो कि है धंसे होना, ठीक, खम्भे के साथ नट बोल्ट का ढीला होना, आपके खम्भे के नट बोल्ट ढीले तो नहीं हो गए। दूसरा है हमारा बी, चालक से संबंधित, चालक में पतंग, ठीक, घोंसला आदि का फंसा होना, चालकों में झोल का ज़्यादा या कम होना, चालकों के मध्य अनुचित अंतराल का होना, भूताल से संबंधित और आपका पेड़ एवं अन्य बाधा से संबंधित। अब अगला हमारा आता है क्या, स्पेशल इंस्पेक्शन, मतलब कि विशेष निरीक्षण क्या होता है, जब कभी आंधी तूफान, भारी वर्षा और चक्रवात व त्वरित आघात होता है तो उसके बाद किया गया निरीक्षण विशेष निरीक्षण कहलाता है। मतलब किसी आंधी के बाद, किसी तूफान के बाद, किसी भारी बरसात के बाद और आपके जो बिजली चमकती है उसके बाद जो निरीक्षण किया जाता है, जो इंस्पेक्शन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, इस प्रकार के निरीक्षण का उद्देश्य जो कि है उसको हम कहते हैं क्या, विशेष निरीक्षण कहते हैं। इस प्रकार के निरीक्षण का उद्देश्य उपरोक्त कारणों से हुई क्षति का पता लगाना एवं आवश्यक मरम्मत को प्रभावशाली बनाना है। यह निरीक्षण भूमि से एक खम्भों पर चढ़कर किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम भूमि से खम्भों पर चढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी बारिश जो आंधी तूफान या चक्रवात वगैरह हमारा आया है तो इससे हमारे खम्भे को कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ, कोई तार हमारा कहीं से टूटा तो नहीं है। अब इसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है क्या, लोकेशन ऑफ फॉल्ट यूजिंग आपके मेगर, लोकेशन ऑफ फॉल्ट यूजिंग मेगर। मेगर एक प्रकार का हाई रेजिस्टेंस मापने का यंत्र है। इसका प्रयोग प्रायः 1 मेगा ओम से अधिक रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा लीकेज करंट, इंसुलेशन टेस्ट तथा अर्थ टेस्ट किया जाता है। लाइन कंडक्टर में निम्न प्रकार के फॉल्ट हो सकते हैं। पहला, अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओपन सर्किट फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट फॉल्ट के बारे में हमने पिछले सेमेस्टर में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा था। जिन लोगों ने हमें जो कि है वीडियो लेक्चर देखे हैं पुराने तो उनको पता होगा। एक बार फिर हम समझ लेते हैं। अर्थ फॉल्ट क्या होता है, जब केवल एक कंडक्टर पृथ्वी से संपर्क में आता है। मैं मान के चलिए ये हमारे कितने 3 आपके तार हैं, कोई भी एक तार आपका क्या होगा, धरती से संपर्क में आ गया, ये फर्श से धरती से संपर्क में आ गया। तो देखिए 3 तार हमारे होते हैं, इनमें से अगर कोई भी तार आपकी जो कि पृथ्वी से टच हो जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाला फॉल्ट हमारा क्या कहलाता है, अर्थ फॉल्ट कहलाता है। ठीक, यह फॉल्ट तब उत्पन्न होता है जब केबल का आउटर आपका सीट आपकी केमिकल रिएक्शन की वजह से डैमेज हो जाता है। मतलब कि डैमेज होकर क्या हो जाता है, आपके धरती से कनेक्ट हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, आपका फॉल्ट हो जाता है। अब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, सिंपल से समझें, जब 2 तार आपस में चिपक जाते हैं तो उससे होने वाला फॉल्ट हमारा आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। इसमें देखिए क्या लिखा है कि अगर लाइन में आपके लघु दोष है, यदि आपकी लाइन में लघु दोष है तो मेगर को लाइन के सिरों पर जो कि है लगाने पर जीरो दिखना चाहिए। अगर शून्य नहीं दिखता है तो लघु दोष या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट नहीं है। सीधा सा है, अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है हमारा तो जब हम इसको मेगर को इस पर लगाएंगे तो हमारा मेगर में 0 प्रदर्शित होगा, और अगर मेगर में 0 प्रदर्शित नहीं हो रहा तो समझ जाओ कि हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट नहीं है। ओपन सर्किट फॉल्ट क्या है, अगर लाइन में जो कि है खुला परिपथ दोष है तो आपके मेगर को लाइन के सिरे पर लगाने पर
अनंत दिखाई देगा, मतलब कि इन्फिनिटी दिखाई देता है। अगर अनंत नहीं दिखाई देता है तो खुला परिपथ दोष नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो कि हम इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है आपके इफेक्ट ऑफ ओपन और आपके लूज नेचुरल कनेक्शन। इसके बारे में हम जानते हैं कि सिंगल फेज पर किसी भी एप्लीसेंट को चालू करने के लिए आपके न्यूट्रल और फेज वायर का सही से जोड़े होना जरूरी होता है। सही से जुड़ा होना क्या होता है, जरूरी होता है। यहाँ पर भी न्यूट्रल लिखा हुआ है। ठीक, आपके इफेक्ट ऑफ ओपन एंड लॉसेस, ओपन एंड लूज न्यूट्रल कनेक्शन। ओपन एंड लूज न्यूट्रल कनेक्शन क्या होता है, ठीक, इसके बारे में जो कि लिखा है, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे क्या, क्योंकि न्यूट्रल वायर में सिंगल फेज में सर्किट को पूरा करता है। आपके करंट फेज वायर में न्यूट्रल वायर की तरह जो कि ये फ्लो होता है, क्योंकि प्रवाह एक लॉस जो कि न्यूट्रल वायर की वजह से कनेक्शन के चारों ओर आपके अबनॉर्मल आर्क उत्पन्न कर देता है। आपके आर्क की वजह से न्यूट्रल वायर और आपके एनोसिलिटी हॉट हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलेशन जल जाता है। देखिए, आपका ओपन सर्किट फॉल्ट की अगर हम बात करें तो ओपन सर्किट फॉल्ट भी हमारा तभी उत्पन्न होता है जब हमारे बाहर का इंसुलेशन या तो ख़राब हो जाए या फिर जल जाता है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा इसमें आता है क्या, अगला टॉपिक आता है प्रोविजन ऑफ आपके प्रॉपर फ्यूजेज ऑन सर्विस लाइन एंड देयर इफेक्ट ऑन सिस्टम। तो ये आपके इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से नोट्स में दी गई हैं। तो ठीक, सारी चीज़ें जो कि आप लोगों को पढ़ना है और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। और जो लोग नोट्स नहीं खरीद सकते हैं तो वीडियो देख करके आप लोग नोट्स खुद से बना सकते हैं। मात्र आपके IMRE और UEE के नोट्स अभी 199 रुपये में मिल रहे हैं। 199 बिल्कुल मिनिमम प्राइस है, सभी लोग जो कि इसको आसानी से परचेस कर सकते हैं। अगला हमारा देखिए, अगला जो हमारा स्टार्ट होता है क्या है, मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, हम वितरण ट्रांसफार्मर का किस तरह से आपके मेंटेनेंस देख रेख करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। वह ट्रांसफार्मर जो कि 11 किलोवाट और इससे कम वोल्टेज पर काम करते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, ऐसे ट्रांसफार्मर जो 11 kV और उससे भी कम वोल्टेज पर काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे 11 kV, आपका 6.6 kV, ठीक, आपका 415 वोल्ट, 220 वोल्ट, इन वोल्टेज पर काम करने वाली ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब कि 11 kV से कम हो, 11 kV से ज़्यादा ना हो। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सिर्फ स्टेप डाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को कम करने के लिए, इलेक्ट्रिकल उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे, आगे हमारा लिखा हुआ है क्या, इन ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस फिक्स होता है। आयरन लॉस क्या होता है, आपका फिक्स होता है, जबकि कॉपर लॉस इलेक्ट्रिकल लोड के साथ कम या ज़्यादा होता है। ट्रांसफार्मर को लो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन ये मेंटेनेंस फ्री नहीं होते हैं, मतलब कि इनकी देखरेख हमको करनी ही पड़ती है। तो ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के बारे में जानते हैं। अगला टॉपिक हमारा है क्या, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर अधिक महंगे और किसी मशीनरी के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसकी परफॉर्मेंस और इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए इसका मेंटेनेंस किया जाता है, मतलब कि इसकी देखरेख की जाती है। बेसिकली ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस दो प्रकार के होते हैं, एक आपके रेगुलर बेसिस पर कार्य करते हैं और दूसरे बहुत अधिक आवश्यकता होने पर किया जाता है। यदि हम मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से नहीं गुजरना पड़ता है, मतलब कि अगर हम किसी भी ट्रांसफार्मर का देख रेख समय समय पर रेगुलर नियमित रूप से करते हैं तो एक हमें बड़ी दुर्घटना या बड़े लॉसेस से ये बचा सकता है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से बचा सकता है। अब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कब होती है, हमने आपको बताया था, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस किसी भी उपकरण की तब होती है जब वह उपकरण बिल्कुल किसी खराब होकर के, जो कि रुक जाए, बिल्कुल ख़राब होकर के जब कोई उपकरण रुक जाता है तो उस मेंटेनेंस को हम क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। तो अगर हमें ट्रांसफार्मर में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से बचना है तो रेगुलरली मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा कि हमारे पावर सबस्टेशन और पावर ग्राइड में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और ये ट्रांसफार्मर लगभग 24 घंटे वर्क कंडीशन में होते हैं, मतलब कि 24 घंटे काम करते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर का समय समय पर मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक, अब आता है हमारा अगला पॉइंट 2V, आपके अटेंडेड टू इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस आपके एडेम्प्ट ऑफ इक्विपमेंट। तो ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस आपके शेड्यूल क्या है, पहला है
हावरली बेसिस, दूसरा है डेली बेसिस, तीसरा है मंथली बेसिस और चौथा है आपके क्वार्टरली बेसिस और आपका इसके बाद पाँचवा है आपका 6 मंथ बेसिस, आपका ईयर बेसिस और मोर देन 1 ईयर बेसिस, मतलब कि 1 साल के बाद, 1 साल में एक बार 6 महीने। ठीक, इस तरह से जो कि ये मेंटेनेंस ट्रांसफार्मर का होता है। ठीक, उपरोक्त बेसिस पर एक चेक लिस्ट तैयार करके ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कराया जाता है। जैसे कि पहला है हमारा ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस आपके हाउरली बेसिस, मतलब कि हर घंटे। तो पावर सब स्टेशन में आपके एम्प्लॉय प्रत्येक घंटे निम्न का जो कि है इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब कि जैसे कि लोड एम्पियर में इसका कितना है, इसका मेंटेनेंस करना। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है क्या, आपका चेक द वोल्टेज ऑफ फ्री ऑफ द ट्रांसफार्मर अगेन द आपके। ठीक, तो मतलब कि ट्रांसफार्मर जितना वोल्टेज बह रहा है उसके आधार पर जो कि इसका मेंटेनेंस करना। वोल्टेज चेक किया जाता है कि वह ट्रांसफार्मर का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा ना हो, मतलब कि आपके ट्रांसफार्मर ज़्यादा या कम वोल्टेज प्रवाहित ना हो। दूसरा हमारा ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस डेली बेसिस, तो मतलब डेली बेसिस के आधार पर जो मेंटेनेंस किए जाते हैं उनके बारे में लिखा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तीसरा हमारा ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस आपके मंथली बेसिस, महीने में एक बार जो मेंटेनेंस किया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद चौथा आता है आपके देखिए क्वार्टरली बेसिस, तो क्वार्टरली बेसिस पर जो आपकी मेंटेनेंस होती है उसके बारे में लिखा है। 6 महीने में जो आपके मेंटेनेंस होता है उसके बारे में क्या है, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, मतलब कि ट्रांसफार्मर ऑयल हम चेक करते हैं। साल में एक बार हम क्या चेक करते हैं, एक मेंटेनेंस आपके शटडाउन कंडीशन में लिया जाता है, वो छोड़ ले कि आपके फंक्शन को पूरी तरह चेक करते हैं। ट्रांसफार्मर के आपके मॉर्सेलिंग बॉक्स को जो कि चेक किया जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपके टेस्ट किया जाता है और ट्रांसफार्मर अर्थ टेस्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में देखने को मिलेंगी, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं 100% ऑल क्लियर वो निकलेंगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो जल्दी से नोट्स ले लें। कुछ दिनों के बाद आपके नोट्स महंगे होने वाले हैं, तो इसीलिए अभी 199 रुपये में आप नोट्स ज़रूर से ले लें। अब इसके बाद अगला आता है चेक ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। चेक ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस में हम क्या लिखेंगे कि जिनकी भी बैटरी, मशीन, ट्रांसफार्मर आदि होती है, इसमें वायरिंग होती है, वे वायरिंग या वे वाइंडिंग एक दूसरे से अलग होती है। वे वाइंडिंग क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस के कारण। यदि इंसुलेशन रेजिस्टेंस खराब हो जाता है तो वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी और उपकरण डैमेज हो जाएगा, इसलिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक, इसमें हम पॉइंट लिखेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सके। इंसुलेशन टेस्ट चेक करने के लिए कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मेगर द्वारा आपके इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना। ER मतलब कि इंसुलेशन आपका टेस्ट के लिए डीजल मेगर तथा हस्तचलित मेगर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल डिजिटल मेगर का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम इसी में आगे लिखेंगे क्या, नोट क्या है, डिजिटल मेगर में DC वोल्टेज बैटरी के द्वारा आपके प्रोड्यूस होता है। ये जो वोल्टेज जनरेट होता है उसे टेस्टिंग के लिए टाइम और आपके वाइंडिंग में आपके प्रूव्ड करते हैं। सेफ्टी ड्यूरिंग आपके इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, तो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, आपके इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते समय सबसे पहले ट्रांसफार्मर को डिस्चार्ज कर देना चाहिए और आपके LV साइड HV साइड की लीड को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, साथ ही नेटवर्क भी डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने जाना इन सभी टॉपिक के बारे में कि निम्न टेस्ट क्या होते हैं, और साथ ही साथ काफ़ी सारे टॉपिक आपके 3rd लेसन के कंप्लीट किए हैं। इसके बाद आपका एक वीडियो लेक्चर और आएगा, बस IMRE आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्द आपका कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है और हमारी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी ही आपका कोर्स कंप्लीट कराकर रिवीजन आपका स्टार्ट करा दिया जाए। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम आपसे लेकिन बार बार कह रहे हैं, अभी IMRE और UEE इन दोनों के नोट्स मात्र 199 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जिन लोगों ने नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो जल्दी से नोट्स ले लें, बिल्कुल भी देर आप लोग ना करें। 199 रुपये बिल्कुल मिनिमम प्राइस है, इसलिए जो कि 199 रुपये रखा गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद। और EEE की अगर हम बात करें तो EEE का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आपका इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन लेकर के आए जा रहे हैं कि एक बार में ही आपको सारे क्वेश्चन जो कि एक बार में क्लियर होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद।
पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।